नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ड्रीमर पैथवेज में। आज हम आपके साथ जुड़े हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम आपको हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। ये आपको रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी जीडी, एमटीएस, बैंकिंग आदि परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं एवं प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए. चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी. बंदरगाह, सी. कपास की खेती, डी. मिट्टी के पात्र। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के पात्र। ये इसका सही आंसर है। क्या होता है, कालीबंगा में ये संवैधानिक कालीन में एक सभ्यता का ये प्रस्थल था, और ये जो है राजस्थान के हनुमान जो गढ़ है उस जिले में विद्यमान है। और कालीबंगा से मिट्टी के पात्र जो है प्राप्त हुए थे। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए थे, ना कि कपास की खेती, ना ही बंदरगाह और ना ही चट्टान कटौती की वास्तुकला। ये जो कालीबंगा जो प्रसिद्ध था, ये प्रसिद्ध था मिट्टी के पात्रों के लिए, क्योंकि कालीबंगा से मिट्टी के पात्र ही प्राप्त हुए थे सबसे पहले, तो इसीलिए ये मिट्टी के पात्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई? अब आपको इसमें बताना है कि कौन सी धातु जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। कौन सी धातु नहीं पाई गई थी? ऑप्शन ए है इसका सोना, बी तांबा, सी चांदी, डी लोहा। तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर होगा लोहा। जो लोहा है, ये आपका हड़प्पन सभ्यता की खुदाई में नहीं पाया गया था, लोहा। और जब हड़प्पा की जब खुदाई हुई थी, या जब हड़प्पा सभ्यता में जो हमें प्राप्त हुए थे, उन धातुओं का नाम है तांबा। तांबा के बाद आता है कांसा और स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं जो है वो हमें मिली थी। परंतु जो लोहा होता है, इसकी प्राप्ति हमें हड़प्पा से नहीं हुई थी। और यह जो है हड़प्पा, वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। भारत जो हड़प्पा कालीन के लोग थे वो इससे परिचित नहीं थे, लोहा से ये परिचित नहीं थे हड़प्पा कालीन के लोग। और भारत में लोहा का युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से हुआ था। यह लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? अब आपको बताना है मोहनजोदड़ो है, इसका स्थानीय नाम क्या था? रेगिस्तान का टीला, या नदीमुख भूमि का टीला, या मृतकों का टीला, या जीवन का टीला। तो आप लोगों को पता होगा ये कि मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो है मृतकों का टीला। मृतकों के टीला जो है, ये इसका मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो जो है, इसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ इसका होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला, ये इसका सिंधी भाषा में इसका नाम है, मृतकों का टीला। और जो इसकी खोज है, इसकी खोज जो हुई थी सर्वप्रथम 1922 में हुई थी। इसकी खोज 1922 में हुई थी, और इसकी खोज जो है राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। तथा इसके जो प्राकृतिक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया, किसने किया?
इसकी खोज 1922 में हुई और वो भी की थी राखलदास बनर्जी ने, और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान भी आकर्षित किया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि सोतुरगुई, जिसे हम सिंधु घाटी बोलते हैं, इसकी सभ्यता जो है किस देश में है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस देश में है। ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी तिब्बत। इसमें से इसका सही ऑप्शन क्या है। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी अफगानिस्तान। तो जो सिंधु घाटी है ये जो है अफगानिस्तान में है। सिंधु घाटी है अफगानिस्तान में। और ये जो है सोतुरगुई एवं मांडगिक सिंधु घाटी से संबंधित प्रायस्थल क्षेत्र है जो अफगानिस्तान में स्थित है। जो सोतुरगुई है और जो मुंडीगाक है ये सिंधु घाटी से संबंधित हैं। सिंधु घाटी से संबंधित हैं हमारी सोतुरगुई और मुंडीगाक। और ये जो इसके जो प्रायस्थल क्षेत्र है वो अफगानिस्तान में ही स्थित है। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। हड़प्पा है या लोथल, रोपड़ या बनावली। तो इसका सही आंसर है बी लोथल। तो लोथल में क्या हुआ था। लोथल जो है ये अहमदाबाद गुजरात ज़िले में भोगाव नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए थे। किसमें प्राप्त हुए थे। लोथल में। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार। जो ये विशाल आकार था ये था 214.36 मीटर का एक घेर था, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया था। किसने। राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया था इसको। और इस प्रकार लोथल का पत्तन हुआ नगर था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिले। पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। किसमें। लोथल में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। तो इसका सही आंसर होगा बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जो है सिंधु घाटी के किनारे पर कौन स्थित था। मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो से जुड़े कुछ 2 पॉइंट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के जो है ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो ध्वंसावशेष पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत के लकराना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। कहाँ। मोहनजोदड़ो में जो है ये यहाँ पे लगभग सारे घरों में निजी कुएं होते थे और स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था भी थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। आपको बताना है भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं जो थीं वो भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित थीं। ये प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। कौन। भीमबेटका गुफाएं जो हैं यही जो है भारत स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। अगला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जो इतिहास है इसका आरंभिक काल है उसे क्या कहते हैं। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघुपाषाण काल या नवपाषाण काल। आपको बताना है इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा
पूरा पाषाण काल। अब इसमें क्या होता है, जिस काल का कोई लिखित संख्या नहीं होती मिलती है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती हैं। उपग्रहों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति 3 मुख्य चरणों में विभाजित की गई थी। और जो वो जिन 3 चरणों में विभाजित की गई थी उनका नाम है, पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार या चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बड़ईगिरी? तो इसका सही आंसर होगा बी, व्यापार। जो सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो व्यापार ही थी, क्योंकि सिंधु में व्यापार ही होता था, ना कि कृषि। वहाँ मेला लगाए जाते थे। अब जो सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी, यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, धान्यागार या स्तंभ हाल या 2 मंजिला मकान? तो इसका सही आंसर होगा धान्यागार, बी ऑप्शन। इसका है, मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन था वो धान्यागार था। और यह धान्यागार जो है 45.72 मीटर लंबा तथा 22.46 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। कहाँ का? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था धान्यागार। और इसकी लंबाई 45.72 मीटर और चौड़ाई जो थी वो 22.86 मीटर थी। और मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई थी वो थी 11.8 मीटर। किसकी? मोहनजोदड़ो के जो विशाल स्नानागार थे उसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई थी 11.88 मीटर या 88 मीटर, तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई इसकी थी 7.01 मीटर। किसकी? स्नानागार की। मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था उसकी लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई जो थी वो 7.01 मीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज या नृत्य करती हुई बालिका, सी वृद्ध, डी नरसिंगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका है जो सिंधु घाटी से हमें प्राप्त हुई थी, और यह इसकी रचना है। सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना थी नृत्य करती हुई बालिका। और सिंधु घाटी के लोगों का एक महत्वपूर्ण रचना जो है, ये नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। जो नृत्य करती हुई बालिका है ये मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई थी, नृत्य करती हुई बालिका। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी? तो इसका सही आंसर होगा ए, चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरों की जो गलियां होती थीं वो बहुत चौड़ी और सीधी होती थी। वो चौड़ी भी होती थीं और सीधी होती थीं, ना कि इस टाइप में टेढ़ी मेढ़ी होती थीं। वो हमेशा गलियां सिंधु घाटी की चौड़ी और सीधी हुआ करती थीं। और यहाँ की जो सड़कें हैं वो पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। समकोण का मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे ये तो हो गई उत्तर से दक्षिण की ओर, और ये हो गई पूर्व से पश्चिम की ओर, और ये समकोण पर काटती थी। जैसे ये यहाँ पे काटा तो ये समकोण बन रहा है, ये समकोण बन रहा है, ये समकोण बन रहा है और ये समकोण बन रहा है। तो बीचों बीच केंद्र पे ये एक दूसरे को सड़कें काटती थी। अगला प्रश्न है इसका, किस काल में या किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो
नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लघु पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसका सही आंसर होगा बी, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में ही पत्थर के औजार जो है सबसे पहले पाए गए थे। इसमें उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया था। नंबर 1, जिन कालों में विभाजित किया गया था, पहला है पुरापाषाण काल। इसको हम हस्तकुंठार, खंदक, विदारणी और कहते हैं। और जो मध्य पुरापाषाण काल था, इसको फलक उपकरण था इसका उपकरण। और सी, जो उच्च पुरापाषाण काल था, ये तक्षणी और खुरचनी उपकरण था। अतः इससे यह स्पष्ट होता था, इस प्रश्न में जो है, यह प्रश्न आपको पूछा गया था पुरापाषाण काल के लिए। कर्मचारी जो चयन सेवा आयोग में इससे प्रश्न पूछा गया था और इसका सही आंसर माना गया था पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ए रावी, बी झेलम, सी ब्यास, डी सतलज। इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। क्या पूछा गया? हड़प्पा के खंडहर। इसका सही आंसर होगा रावी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। हड़प्पा से हमें जो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु घाटी नदी के किनारे पर स्थित है। ये आप याद रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मेसोपोटामिया सभ्यता, सी फारस सभ्यता, डी मिस्र सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा ए सिंधु घाटी सभ्यता। इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो है वो नगर नियोजन को माना जाता था और यहाँ नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन को जो है विशेषता दी जाती थी और नगर जो है एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। सिंधु घाटी के सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा नामक जो प्रायस्थल है वो सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ए घोष, बी अपाला, सी मैत्री, डी गार्गी। आपको बताना है इनमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को जो है चुनौती दी थी? घोष, अपाला, मैत्री, गार्गी। तो इसका सही आंसर होगा डी गार्गी। तो याज्ञवल्क्य को जो है गार्गी ने चुनौती दी थी और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए थे? इसका आंसर होगा सी मुंडक, जिसे हम मुंडकोपनिषद भी बोलते हैं। मुंडकोपनिषद भी बोलते हैं, सॉरी। और भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते है, इसी शब्द का मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते को ये शब्द जो है मुंडक या मुंडकोपनिषद से लिया गया था, सत्यमेव जयते शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार, मुखिया, जिसे मुखिया भी बोलते हैं, सरदार को हम मुखिया भी बोलते हैं, के चुनाव में शामिल होती हैं? ए समिति, बी सभा, सी गण, डी विधाता। तो इसका सही आंसर होगा समिति। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख मिलता है और समिति के विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया। राजा, जिसे जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? समिति का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक समारोह का
विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया था? ए. केनोपनिषद, बी. विष्णु पुराण, सी. ऐतरेय ब्राह्मण, डी. अथर्ववेद। तो जो राज्याभिषेक समारोह का जो विवरण है वो आपको बताया जाता है सी. ऐतरेय ब्राह्मण में, है ना। आपको बताया जाता है ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के साकल शाखा से संबंध है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण होता है। जो राज्याभिषेक का विवरण जो हमें मिलता है वो ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ए. शिक्षा पर, बी. जन्म पर, सी. व्यवसाय पर, डी. प्रतिभा पर। तो इसका सही आंसर होगा सी. व्यवसाय पर। और आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए होते थे। ऋग्वेद के 90वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है और इसका उल्लेख होता है कि पिता ब्रह्मण वैद्य हैं और माता इनकी चक्की चलाने वाली। और ये क्या थे कि कवि कवि जो थे वो बोल रहे हैं ऋग्वेद के। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? दैव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, डी. ब्राह्मण विवाह। आपको इसका सही आंसर होगा सी. गंधर्व विवाह। क्या होता है, हिंदू धर्म में जो विवाह का 16 संस्कारों में से संस्कार माना गया है ना। हिंदू विवाह वो 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए थे। वो 8 प्रकार कौन कौन से थे? पहला था ब्राह्म, बी. दूसरा था दैव विवाह, तीसरा था आर्ष विवाह, चौथा था प्रजापात्य विवाह, पांचवा था गंधर्व विवाह, छठा था असुर विवाह, सातवां राक्षस विवाह और जो आठवां था वो था पैशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह जो है वो दैव विवाह, आर्ष विवाह एवं प्रजात विवाह को एक ही विधि सम्मत माना गया है। अंतिम 4 प्रकार के विवाह को विधि सम्मान नहीं माना जाता है। आशा है ये बात आपको समझ में आई होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसको क्या कहते थे? जो वैदिक युग था उसमें राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे, विदत, बर्मन या कर। तो इसका सही आंसर होगा ए. बलि। बलि कहते थे। तो वैदिक युग में जो राज्य था वो अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे बलि कहा जाता था। और बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी या जो बागदूत या बागदुग कहलाता है, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? ए. जौ, बी. जई, सी. राई, डी. गेहूँ। तो मनुष्य द्वारा जो सबसे पहले जो अन्न जो है प्रयोग हुआ था उसको कहते हैं जौ, जिसे हम बोलते हैं यव। इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे सबसे पहले। अगला प्रश्न है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? ए. ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बी. ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सी. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, डी. यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो जिसमें सामवेद, एक तो ये ऋजुवेद था ऋग्वेद, एक यजुर्वेद था और अथर्ववेद था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋग्वेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद। इसको ही वेद त्रयी कहा जाता था। इस कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी कहा जाता है। तो जो वेद त्रयी होता है इसको हम त्रयी भी बोलते हैं, त्रयी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गए के अनेक संदर्भ हैं या अधिकांश युद्ध के लिए लड़े गए थे,
या पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार है, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, सारे। तो जो ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इसके जो तथ्य हैं वो थे, ऋग्वेद में गए अनेक संदर्भ और अधिकांश युद्ध, गई की लड़ाई और पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो ऋग्वेद में जिनकी चर्चा की गई है वो ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जाता था। उनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गवष्टि है और गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितन को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आमतौर पर गायें ही होती थीं और भूमि कभी नहीं होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नैन होती थी। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो जो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था वो था दूध और इसके उत्पाद। जो दूध है और इससे जो उत्पाद तैयार होते हैं वो ही इनका प्रमुख भोजन था। अब दूध से हमें क्या क्या मिलता है? घी, दही आदि प्रमुख इसके क्या थे, महत्व थे किसके? वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही और प्रमुख महत्व था इसका। और ऋग्वेद में दूध में यव मतलब जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा जौ के सत्तू को दही में डालकर कारम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। और ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में जो है चावल और नमक का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है? तो ए पृथ्वी, बी पवन, सी वन, डी उषा काल। तो इसका सही आंसर होगा सी, वन। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी या अरनई वन की देवी है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र यानी कि अग्नि महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित थे। अगला प्रश्न है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? आपको बताना है वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? ए छंद, बी व्याकरण, सी शिक्षा, डी कल्प। तो इसका सही आंसर होगा डी, कल्प। जो वेदांगों के संदर्भ में कल्प शब्द जो है अनुष्ठान को दर्शाता है। कल्प वेद के 6 अंगों वेदांगों में एक ही जिसमें कर्म कांड अनुष्ठान का विवरण है। अगला है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है या सही है? ए ब्रह्मचार, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, ब्रह्मचार, वानप्रस्थ, संन्यास, या सी ब्रह्मचार, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, या डी गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ या ब्रह्मचार। तो सबसे पहले हमको जो मिला था वो मिला था ब्रह्मचार। सबसे पहले ब्रह्मचार मिला था, इसके बाद मिला था गृहस्थ, इसके बाद मिला था वानप्रस्थ और इसके बाद संन्यास होता है ना। तो ब्रह्मचार, इसके बाद गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, फिर संन्यास आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया था और विभाजित करके उन्हें आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और हिंदू धर्म शास्त्र में मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी। और जो ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक व्यवस्था से 25 वर्ष तक गृहस्थ के लिए और 25 वर्ष से 50 वर्ष वानप्रस्थ के लिए और 50 से 75 तक सन्यासी के लिए, 75 वर्ष से 100 वर्ष तक जबलोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? ए सतलज, बी चिनाव, सी ब्यास, डी रावी। तो इसका सही आंसर होगा रावी, डी।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रावी नदी को वैदिक काल में परुष्णी या पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। दशरथ युद्ध 10 राजाओं का युद्ध है ना। दशरथ युद्ध, जो दशराज युद्ध होता है इसको बोलते हैं 10 राजाओं का युद्ध। जो 10 राजाओं का युद्ध होता था उसको ही हम दशराज युद्ध बोलते हैं। और परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था ये, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे, और ये रावी नदी के तट पर हुआ था। आशा है आपको आज यह वीडियो पसंद आई होगी। तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो से जुड़ा आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ हम आपके साथ वीडियो इस पर डालते रहेंगे, और एसएससी जीडी और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए हम प्रश्न आपको लाते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।